नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर हम स्टार्ट किया है ट्रायल बैलेंस। देखिए, हमने तलपट पढ़ाया था और तलपट के बारे में कुछ जाना था। तलपट का मीन्स हमने ये समझा है कि एक ऐसी सूची है जो किसी निश्चित तिथि को गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाई जाती है। तलपट के अंदर आप एक ऐसी लिस्ट तैयार करते हो, एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करते हो जो आपको इस बात का प्रमाण देती है कि आपने जो काम किया है उसमें आपकी गणितीय शुद्धता है। मीन्स आपके अंदर किसी प्रकार की मैथमेटिकल या अर्थमेटिक एरर नहीं है। ऐसा हमारा तलपट हमें इस प्रकार की एक प्रमाण के स्वरूप देता है। लेकिन इसको बनाने से पहले हमने इससे रिलेटेड कुछ मेथड समझे थे। ट्रायल बैलेंस हम 3 अलग अलग मेथड से बनाते हैं, जहां टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपको बैलेंस निकालना सिखाया था एक अकाउंट से, किसी अकाउंट से एक बैलेंस निकालना सिखाया था। कैसे देखा था? जैसे मान लीजिए आपका ये अकाउंट है, हमने लिखा कैश अकाउंट, जिसके एक अकाउंट की 2 साइडें होती थी। आपकी डेबिट साइड में मान लीजिए लिखा हुआ है टू कैपिटल 60,000 एंड टू सेल्स 20,000. Now our credit side is by purchase 10,000 and by RAM 10,000. ये एक अकाउंट हमने समझा है। हमने ये अपनी पिछली क्लास में क्लियर कर लिया था कि आपके डेबिट साइड की टोटल 80,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड की टोटल 20,000 आ रही है। तो बैलेंस का मीन्स हमने ये समझा था कि डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को घटाया था। जरूरी नहीं डेबिट में से क्रेडिट घटाना है, जो साइड आपकी ज़्यादा शॉप हो रही है, जिस साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है, उसमें से कम को घटाना है। आपके डेबिट की टोटल 80,000, क्रेडिट की टोटल 20,000, मींस आपका डेबिट साइड 60,000 से ज़्यादा है। 60,000 से वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका 60,000 बैलेंस होगा। बैलेंसिंग फिगर इसको बोला था, और बैलेंस होगा आपका डेबिट। ये चीज़ हमने अपनी लास्ट क्लास में क्लियर की थी। आज हम कुछ ऐसे अकाउंट को लेकर आपके सामने हैं जिनका हमें परमानेंटली फिक्स बैलेंस समझा गया है। देखिए, सबसे पहले हमने हमारे दिमाग में एक बार फिर से पॉइंट आता है कि सर एटलीस्ट बैलेंस होता क्या है। बैलेंस का मतलब होता है अवेलेबल, कुछ उपलब्ध है आपके पास, जो अवेलेबल है उसी को बैलेंस कहते हैं। कल हमने एक एग्जांपल भी समझा था कि मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये था, उसमें से आपने 550 खर्च कर दिए, पीछे बचा आपके पास 450 रुपये। तो वो जो हमने कल एक एग्जाम्पल भी समझा था, मीन्स आपके पास कोई ना कोई अवेलेबल होगा, उसी को हम बैलेंस कहते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसे अकाउंट है जिनका बैलेंस उसका नेचर के अकॉर्डिंग हम पहले से फिक्स समझते हैं कि यदि उनका बैलेंस होगा तो वही होगा, नहीं होगा तो जैसे हमारे पास बैलेंस 2 ही होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। एक बार फिर कह देता हूँ, डेबिट एंड क्रेडिट ओनली एक साइन है, साइड है। इनके लिए इनका कोई पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, केवल 2 साइन है, साइड जिसको मान सकते हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। ठीक है, तो हमारे पास बैलेंस भी 2 ही होता है, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। देखिए, ऐसी कौन कौन सी आइटम है जिनका हम डेबिट बैलेंस कह सकते हैं और ऐसी कौन कौन सी आइटम है जिनका हम क्रेडिट बैलेंस कह सकते हैं, तो हम इन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास 4 ऐसी आइटम है जिनको हम डेबिट बैलेंस के अंदर शो अप कर सकते हैं। पहला आता है आपका असेस्ट, दूसरा एक्सपेंसेस, एक 2 मैंने पॉइंट अलग से आपके सामने लिखा है परचेज एंड सेल्स रिटर्न। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, हम थोड़ा सा उसको बाद में समझेंगे, पहले हम इन दोनों पे बात करते हैं, असेस्ट एंड एक्सपेंसेस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, दोनों के बेस पे हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट समझते हैं। आपके दिमाग में प्रश्न चला, सर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट का मीन्स हमने अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उन सारे अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि अपने पास जो अकाउंट है, जितने भी अकाउंट हैं, न केवल 11 में, आप जहां भी आगे भी बढ़ोगे, आपने जितने भी अकाउंट थे उन सबको अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अंदर आपने 3 भागों में बांटा है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर उन्हीं अकाउंटों को आपने 5 भागों में बांट दिया है, कैपिटल, लायबिलिटी, असेस्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस। एटलीस्ट आप दोनों को जब एंड लास्ट पॉइंट पे देखोगे तो कहीं ना कहीं दोनों सेम ही होते हैं, रिजल्ट दोनों का सेम ही निकलता है। सिर्फ समझने के पर्पज से हमने इन दोनों को अलग अलग भागों में क्लियर किया है।
पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अंदर। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास अकाउंट को हम 3 भागों में अलग अलग क्लियर करते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जहां आपका पर्सनल और रियल, आपके पास जो असेस्ट है, पहले हम बात करते हैं असेस्ट। असेस्ट के 2 भाग होंगे, एक तो होगा पर्सनल, एक होगा रियल। प्रश्न चला सर पर्सनल रियल कैसे हो सकता है? ज्यादातर असेस्ट आपके पास सारी रियल होगी। रियल मीन्स वस्तु होगी। असेस्ट का मतलब ही हम यही जानते हैं कि जो वस्तुएं हैं जिनको हम अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं वही हमारी वस्तु, और वस्तुएं ही हमारे पास में असेस्ट होती है। कुछ पर्सनल मीन्स आपने किसी व्यक्ति को उधार बेचा है तो वो आपका असेस्ट होगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपके असेस्ट, जितने भी असेस्ट हैं, सारे के सारे डेबिट बैलेंस शो करते हैं। उसका कारण क्या है थोड़ा सा समझिएगा कि यदि हम रियल अकाउंट के बेस पे समझते हैं तो आपको याद होगा, आपको रियल अकाउंट का हमने रूल समझाया था। आपका रूल था डेबिट व्हिच कम्स इन एंड क्रेडिट व्हिच गोज आउट। आपके जो रियल अकाउंट का रूल्स था, डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज आउट। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। मुझे एक आप प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि आपके पास जितनी संपत्ति आई है क्या उससे ज्यादा जा सकती है? एक कॉमन आंसर है आपका कि जितनी संपत्ति, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, तो आप क्या 12,000 का फर्नीचर बेच सकते हो? हाँ, 10,000 का फर्नीचर 12,000 में बेच सकते हैं, लेकिन 10,000 का से ज्यादा फर्नीचर तो नहीं बेच सकते। मान लीजिए आपने 10 अलमारियां खरीदी है, एक अलमारी 5,000 के हिसाब से टोटल अमाउंट हो गया आपका 50,000। अब आप 10 अलमारियां खरीदी है तो 10 ही बेच सकते हो। मैक्सिमम सेलिंग आपकी 10 हो सकती है, 11 तो नहीं बेच सकते आप। तो आप जब खरीदते हो, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, मतलब असेस्ट आई है। जैसे असेस्ट आई होगी उस समय आपने डेबिट किया होगा, जाएगी तब क्रेडिट करोगे। अब जाके कितनी जाएगी, हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 10 आपके पास अलमारी है, 10 अलमीरा, पर अलमीरा 5,000। अब 10 खरीदी थी आपने, अब आप बेच रहे हो, कितनी बेच पाओगे? मैक्सिमम 10। ज्यादा से ज्यादा आपने 10 बेच दी। जब 10 बेच दी तो पीछे 0 बचेगा, तो मीन्स या तो बैलेंस 0 होगा, या अब मैं ये कहता हूं आपने यहाँ पे 8 बेच दी तो 2 बच गई, आपने 7 बेच दी तो 3 बच गई, आपने 5 बेची तो 5 बच गई। कहने का मतलब है 10 से ज्यादा नहीं बेच सकते, मींस आपकी असेस्ट ज्यादा नहीं जा सकती, तो क्रेडिट बैलेंस तो हो ही नहीं सकता, क्रेडिट साइड तो ज्यादा हो ही नहीं सकती है आपकी बैलेंस हमेशा डेबिट शो होगा। किसी भी असेस्ट का, कोई भी असेस्ट क्यों ना हो, आपका बैलेंस डेबिट ही शो होगा या फिर 0 होगा। कारण यही है कि जितनी हमने खरीदी है उससे ज्यादा हम बेच ही नहीं सकते हैं, और उससे ज्यादा नहीं बेच पा रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे लिए बैलेंस कौन सा शो करेगा? डेबिट बैलेंस। सेकेंड पॉइंट आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस हमारे लिए एक नॉमिनल अकाउंट होता है, हम इसका रूल्स जानते हैं। ऑल अबाउट एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स आर लॉस, सॉरी आर डेबिट। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉस है उन सबको आपको डेबिट करना है। आप पे कर रहे हो, किसी खर्चे को पे कर दिया, पेमेंट कर दिया, मतलब वो एक्सपेंसेस ही हो गया, आपको डेबिट ही करना है, आपको कभी क्रेडिट नहीं हो सकता। जो रूल्स असेस्ट वाला लग रहा था वो का वो परचेज में भी लगता है। आप माल खरीद रहे हो, माल खरीदा है, खरीदा मीन्स आपको डेबिट करना है, तो डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स रिटर्न पर भी यही रूल्स लगता है, जो माल आपने दिया था वापस आ रहा है, जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे डेबिट करो। तो ऐसे कुछ अकाउंट है जिनका हमारे पास फिक्स बैलेंस समझ लेते हैं हम, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, ना बढ़ते, ना डेबिट क्रेडिट कभी नहीं हो सकते, ये ऑलवेज डेबिट ही होते हैं, और वो होगा आपका असेस्ट, एक्सपेंसेस, परचेज एंड सेल्स रिटर्न। एनी असेस्ट, कोई भी संपत्ति क्यों ना हो, चाहे वो पर्सनल है, रियल है, यदि वो असेस्ट है आपको उसको डेबिट करना है। नाउ इस प्रकार से हमारे पास क्रेडिट भी होता है, जैसे कैपिटल। कैपिटल
जब एक आपका प्रोपराइटर आपके पार्टनरशिप फॉर्म में पैसा लगाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो दायित्व बन जाता है। दायित्व लायबिलिटी आपको देनी पड़ेगी। जनरली आपने एंट्री करी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और वो बंदा पैसा लेके कितना लेके जाएगा, जितना लगाया उससे पूरा लेके चला भी जाता है तो जीरो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन डेबिट बैलेंस नहीं शो होता इसका कभी। तो हमेशा याद रखिएगा कैपिटल क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज आपको पेमेंट देना बाकी है, आपको देना है। आपने किसी व्यक्ति से उधार खरीदा है तो आप या तो उसको पूरा पैसा दे दोगे, मान लीजिए आपने बैंक से उधार ले लिया है तो ऑप्शन फर्स्ट यही आएगा, या तो आप पूरा पेमेंट उसको कर लोगे या अभी करना बाकी है तो क्रेडिट शो करेगा वो आपका। नेक्स्ट आपके पास इनकम है तो अकॉर्डिंग टू रूल्स आपके इनकम को क्रेडिट करना है। उसके अलावा सेल्स है, माल जा रहा है और जो वस्तु व्यापार से जाएगी उसे क्रेडिट करते हैं। लास्ट आपका परचेज रिटर्न, सेम रूल्स आपका, आपने खरीदा हुआ वापस भेज रहे हो इसीलिए आपको क्रेडिट करना है। तो इसके लिए अपने कॉमन रूल्स लगते हैं, आप थोड़ा बहुत इसको याद रखने की कोशिश करना। इन्हीं के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस तैयार करेंगे। देखिए आपको ये चीजें बहुत अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए क्योंकि आपका पूरा ट्रायल बैलेंस इन्हीं के बेस पर हम बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो इन अकाउंट्स के बेस पर बनाएंगे, इनके बैलेंस के बेस पर बनाएंगे। आपके एग्जाम में जनरली इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, यदि कोई समस्या रहती है तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिए। धन्यवाद।